गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। अभी इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज करेंगे 23। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी of Sri Raman Lal for the assessment year 23-24. He is employed in a textile industry in Mumbai on a monthly salary of 60,000. In addition, he is entitled to 1% commission on sales achieved through him, which amounted to rupees 10 lakh for the previous year. He received the following amenities and allowances from the employer during the previous year. Number 1, dearness allowance 10,000 per month, which is granted under the terms of employment and counted for retirement benefit. Bonus 32,000, house rent allowance 10,000 per month, entertainment allowance 1,000 per month, employer paid 1,000, income tax on perquisites, employer provide travel concession of 3,500 for Simla during the leave, assuming that the leave travel concession fulfills the conditions prescribed by the central government. Next, he had been provided with the amenities of gas, electricity and water, the expenses of which amounting to rupees 50,000 were paid by the employer. Next, he and his employer each contributed 14.5% of his salary to the recognized provident fund. The interest credited to the fund for the previous year at 9.5%. The rate of interest amounted to rupees 9,800. He spent 14,000 per month as rent of the house occupied by him in Mumbai. ओके, काफ़ी बड़ा सम है और लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर दिखाएंगे और आप अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं ये बनेगा कैसे। अगर आपने इसके पहले का किया है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, और नहीं किया है तो छोटे छोटे रूल्स है उसको सीखना पड़ेगा पहले, तब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितना सिंपल है ये। बस क्वेश्चन बड़ा है, मुश्किल नहीं है। एक एक रूल्स को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और समझ में आ जाएगा तो एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। चलिए, इसको क्या क्या मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से? उसको मिल रहा है बेसिक सैलरी 60,000 रुपीज़। तो लिखोगे बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 12, 7,20,000। बस क्वेश्चन बड़ा है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे। इन एडिशन ही इज इंटाइटल्ड टू 1% कमीशन ऑन सेल्स अचीव थ्रू हिम। वो जितना सेल करेगा उसको 1% का कमीशन मिलेगा। इसको बोलते हैं फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन, जो बार बार हम आपको लिखाते हैं ना, फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। तो इसका मतलब ये होता है कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर है या सेल है इसका 10 लाख रुपया, उसका 1% कमीशन मिलेगा। लिख दो यहाँ कमीशन 10 लाख का 1% हो जाएगा 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या मिल रहा है? ही रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेज एंड एमिनिटीज फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, तो इनको कुछ अलाउंस और फैसिलिटीज भी मिला है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। नंबर 1, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है 10,000 पर मंथ, विच इज़ ग्रांटेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो DA फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या DA फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरीके का वर्ड रहेगा तो उसको डियरनेस पे बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे डियरनेस पे है। डियरनेस पे है 10,000 पर 1,20,000। एकदम सिंपल है, बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और क्या क्या मिल रहा है उसको लिखते जाना है। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन अगर आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो सारे मैक्सिमम आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके जाइए, फिर देखोगे कि आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आसानी से बनेगा एग्जाम का। देन है बोनस, और ये जो भी कर रहे हैं 23 इसी टाइप का बड़े क्वेश्चन को करके जाइए, कम से कम 5-6। बोनस है 32। फिर है हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ। तो हाउस रेंट अलाउंस का ना वर्किंग नोट होता है, आप जानते हो पहले से। हाउस रेंट अलाउंस के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, 12,000। उसके बाद नेक्स्ट है द एम्प्लॉयर पेड रुपीज 1,000
इनकम टैक्स ऑन परक्यूजिट्स, ये एक नया चीज़ है जिसको आपको समझना है, इसको कहीं पर नोट में लिख के रखना। एग्जाम्पल, मान लो आप मेरे एम्प्लॉई हैं और हम एम्प्लॉयर, आप मेरे एम्प्लॉई, हम एम्प्लॉयर हैं, हम आपको आपका जो इनकम टैक्स बनता है उसको परक्यूजिट्स के तौर पर, परक्यूजिट्स मतलब क्या होता है, फैसिलिटी, तो फैसिलिटी के तौर पर एक बोल रखे हैं आपके साथ, आपको बोल रखे हैं कि आपका जो भी इनकम टैक्स होगा वो हम आपको पेड कर देंगे। तो कई ऐसे एम्प्लॉयर भी होते हैं जो एम्प्लॉई के इनकम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं एज ए परक्यूजिट फैसिलिटी के तौर पर, तो वो वाला अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स जो है ना, इस पूरी लाइन को पढ़िएगा, एम्प्लॉयर पेड 1000 इनकम टैक्स ऑन परक्यूजिट्स, ये लाइन को बड़ा ध्यान देना। तो परक्यूजिट्स के तौर पर मतलब फैसिलिटी के तौर पर अगर एम्प्लॉय के इनकम टैक्स के पैसे अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एग्जेम्प्ट होता है। इनकम टैक्स ब्रैकेट में लिखना परक्यूजिट एग्जेम्प्ट। लेकिन एक क्वेश्चन और है, आगे चल के आपको मिलेगा, दिखाते हैं, कहीं पर मिलेगा, दिखा रहा हूँ उसको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। द कंपनी हैज़ इंटर इंटू एन एग्रीमेंट विथ हिम to pay tax free salary, so the company has paid 50,000 income tax payable by him। यहाँ पर भी ना इस क्वेश्चन में भी कंपनी क्या कर रहा है, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दे रहा है एम्प्लॉय का 50,000, लेकिन ये फैसिलिटी के तौर यानी कि परक्यूजिट के तौर पे नहीं दे रहे हैं। इनका पेमेंट किसको करना था, एम्प्लॉय को, लेकिन उसका पेमेंट कर दे रहा है एम्प्लॉयर, अपने तरफ से नहीं। एक इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है कि जब उनका जो भी पेमेंट करना है इनकम टैक्स उसको पेमेंट कर देगा एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये फैसिलिटी नहीं है भाई। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कि सर मेरा इनकम टैक्स आप पेमेंट कर देना। दोनों में इनकम टैक्स पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। लेकिन यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए इसको समझिए बात को। जैसे मान लो मेरी कंपनी और हम हैं एम्प्लॉयर, आप मेरे एम्प्लॉई, तो आपको जितना भी सैलरी मिलता है ये आपकी इनकम है और इस पर आपको देना होता है टैक्स, इनकम टैक्स देना होता है। तो हम आपको बोल रखे हैं, आपको फैसिलिटी दी है, जैसे आपको कार की फैसिलिटी देते हैं ना, कार देते हैं, घर देते हैं, कार की फैसिलिटी, घर की फैसिलिटी देते हैं, वैसे ही आपको बोल रखे हैं कि आपका जो टैक्स बनता है ना वो हम आपको पेड कर देंगे। हम अपने से बोल रहे हैं, मतलब ये फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं और आपका जो टैक्स बनता है वो भी हम पेड कर देंगे, ऐसा हमने बोल रखा है। तो इसका मतलब हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब का। तो उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स अगर हम पे करेंगे आपका तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर 23 में बना रहे हैं। लेकिन हम इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे इस बात की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। आप खुद ही बोल रहे हो कि सर आप मेरा टैक्स जो भी बनता है, इनकम टैक्स का पैसा, स्कूल के फ़ी के पैसे या इंश्योरेंस के पैसे आप पेमेंट कर देना या अकाउंट से काट देना, मतलब आप जो सैलरी होगा उससे काट देना। तो हमारे बीच एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो वहाँ फैसिलिटी थोड़े ना दे रहे हो, वो तो आपके बीच एग्रीमेंट हुआ इसलिए पे कर रहे हैं। तो ये दो बात को समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में जब पहुँचेंगे तो फिर हम दोबारा समझाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना समझ लो इस वाले क्वेश्चन के लिए कि फैसिलिटी के तौर पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के टैक्स का पेमेंट कर देता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, ये समझाने, सिर्फ याद रखने के लिए लिख दो। फैसिलिटी मतलब परक्यूजिट्स बोलते हैं, पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इनकम टैक्स का पेमेंट करता है तो यह अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर कितना कर दे रहा है, आपका 1000 रुपया, जो कि क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो इस लाइन को याद रखना है। 25 नंबर पहुँचेगा तो फिर एक बार समझाएंगे। बस इस वाले क्वेश्चन में एक तो चीज़ समझना था, बाकी अब जानते हो। फिर है एम्प्लॉयर प्रोवाइड ट्रैवल कंसेशन ऑफ 3500 फॉर हिज ट्रैवल टू शिमला ड्यूरिंग द लीव, assuming that the leave travel concession fulfill the conditions prescribed by the central government। जब आप छुट्टियों में घूमने जाते हैं कहीं बाहर तो उसमें टिकट वगैरह के पैसे लगते हैं और भी खर्चे होते हैं। तो उसमें ना ट्रैवलिंग में जैसे एयर से जा रहे हो या एयरप्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बसेस में जा रहे हो, तो उसमें टिकट के पैसे लगते हैं। तो उसमें कंसेशन देते हैं, मतलब कुछ रियायत देते हैं एम्प्लॉयर। जैसे मान लो प्लेन की टिकट लग रहा है 10,000 रुपया, लेकिन उसको आपको कोई वाउचर दे देगा
चलो आपको मान लो दे दिया 8,000 रुपये का वाउचर, तो आपको 2,000 पे करना पड़ा, तो इसको बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। तो इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए रूल है कि जितना टिकट में खर्च होता है, ट्रेन, बसेस या प्लेन, बाकी जो साइट सीइंग वगैरह पे जा रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें खर्च उन सबको काउंट नहीं करते। आने जाने में जो भाड़ा लगता है, भाड़ा की बात कर रहे हैं ट्रेन, बस और प्लेन की, तो उसमें जो भाड़ा लगता है उसमें कंसेशन अलाउड है। इसका मतलब मान लो यहाँ पर 3500 रुपया कंसेशन दिया, 3500 रुपये का वाउचर दे दिया आपको, समझ लो, इसको आप टिकट में यूज कर सकते हो। तो ये 3500 रुपया से अगर ज़्यादा खर्च, मतलब कम खर्च अगर आप करते हो, लेट अस सपोज इसने कितना दिया है, 3500 रुपये का वाउचर दे दिया। हम एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप शिमला जा रहे हैं, हम आपको 3500 रुपये का वाउचर दे दिए। अब आप प्लेन में जा रहे हो और प्लेन का टिकट का दाम है लेट अस सपोज 5,000 रुपया, तो इस 3500 रुपया को आपने इस्तेमाल किया, आपको 1500 रुपये मात्र पे करना पड़ा। इसका मतलब आपको जितना का वाउचर दिया आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लीव ट्रैवल कंसेशन। लेकिन ऐसा होता कि आपको 3500 रुपये का वाउचर दिए, लेकिन आपसे भाड़ा में 2,000 रुपये लगा, 3500 रुपये का वाउचर मिला था, भाड़ा आपका 2,000 रुपये लगा, तब तो 1,500 रुपये तेरा बच गया, तो ये बच जाएगा, तब ये टैक्सेबल होगा, तब ये अमाउंट टैक्सेबल होगा 1500। बट कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो जिसको वाउचर मिलेगा वो बचा के लाएगा? तो ऐसा कभी होता नहीं है रियल लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं एग्जेम्प्ट। तो अगर जितना आपको ये कंसेशन मिला है उससे अगर कम खर्च करते हो तो टैक्सेबल होगा, बट ऐसा कोई तो बचाएगा नहीं, तो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो मान लीजिए कि आपने सारे वाउचर्स या सारे जो कंसेशन मिला था सबका इस्तेमाल कर लिया, तो इसको लिख दो सीधे सीधे एग्जेम्प्ट। अब बस इतना याद रखो, लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया, ही हैड बीन प्रोवाइडेड विद द एमिनिटीज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का फैसिलिटी मिला है, द एक्सपेंसेस ऑफ विच अमाउंटिंग रुपीज़ 50,000 वेर पेड बाय द एम्प्लॉयर। आपके गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल आपका एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपये पेमेंट कर दिया। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आपके बिहाफ में कोई भी पेमेंट करता है अगर एम्प्लॉयर, तो वो आपका अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट माना जाता है। कुछ भी पेमेंट करेगा आपके बिहाफ में, जैसे इंश्योरेंस के पैसे दिए, गैस के पैसे दिए, वाटर के पैसे दिए, बिजली के पैसे दिए, तो वो सारा कुछ आपका इनकम माना जाएगा, क्योंकि आप अगर आप एम्प्लॉयर पे नहीं करता तो आप ही को पेमेंट करना पड़ता, तो अगर आपके बिहाफ पे उन्होंने पेमेंट कर रखा है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन देखिए, जैसे यहाँ पर इनकम टैक्स का पेमेंट भी आपके बिहाफ में किया, लेकिन चूँकि ये परक्यूजिट्स था, फैसिलिटी था, इसीलिए एग्जेम्प्ट हुआ। अगर ये परक्यूजिट्स नहीं रहता तो टैक्सेबल होता, तो इस बात को याद रखना है आपको, ये जो रेड कलर से हमने लिखा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने से कई छोटी छोटी चीज़ें आप सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, ही एंड हिज एम्प्लॉयर ईच कंट्रीब्यूट 14.5% ऑफ सैलरी टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पैसे जमा कर रहा है 14.5%, तो हमको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना होता है। इसका करेंगे वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट कर दो 2। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होता, हमें देखना होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपके सैलरी के 12% से अगर ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कितना पेमेंट कर रहा है, 14.5%, यानी कि जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे 2.5% ज़्यादा कर रहा है। रूल क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है। यहाँ पर इन्होंने कितना करा है, 14.5%, मतलब 2.5% ज़्यादा किया है। तो पहले हम सैलरी निकालेंगे आपका सैलरी, और उसका फिर 2.5% निकालेंगे, वो हो जाएगा टैक्सेबल। तो हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द फॉर द प्रीवियस ईयर इज 9.5%। फिर जो आरपीएफ में पैसा जमा रहता है वहाँ पर मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 9.5% से ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, चूँकि ये 9.5% मिल रहा है इसलिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। उसके बाद ही स्पेंट 14,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड बाय हिम। जो घर में वो रहता है एम्प्लॉय, उसका रेंट वो पेमेंट कर रहा है 14,000, तो इसका तो एचआरए निकालेंगे, उसमें कम आएगा। बस खत्म हो गया। तो अब आइए एक एक करके इसका करेंगे वर्किंग नोट। तो अभी अपने पास 2 वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट नंबर 1 हाउस रेंट अलाउंस, और फिर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ये बात को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, आप अपने पास लिख के रखो,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। थोड़ा सा इसका वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है कि एक्चुअल में HRA कितना मिल रहा है। हाउस रेंट एलिमेंट्स 10,000 पर मंथ मिल रहा है और ये कौन सा सिटी में है, तो सिटी भी देख लीजिए कहीं पर, मुंबई में काम कर रहे हैं, मेट्रो सिटी। तो HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल HRA रिसीव 10,000 इंटू 12, 1,20,000 लेस करेंगे एग्जम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 कंडीशन, तीनों में से जो कम हो। नंबर 1 12 HRA रिसीव, एक्चुअल में HRA जो मिला है उसको लिखेंगे 1,20,000। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा होता है 40 या 50% ऑफ सैलरी। क्योंकि ये मेट्रो सिटी है तो 50%, मुंबई है 50% ऑफ सैलरी। पर यहाँ पर सैलरी का मतलब अलग होता है। यहाँ पर सैलरी का मतलब लिखो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे और प्लस फिक्स % ऑफ कमीशन। तो बेसिक सैलरी अपने क्वेश्चन में है 7,20,000, डियरनेस पे 1,20,000 और कमीशन है 10,000। डियरनेस पे 1,20,000 और फिक्स % ऑफ कमीशन इज 10,000। तो अगर आप सैलरी निकालोगे तो ये हो गया 8,50,000, 8,50,000 रुपीज़ हो गया आपकी सैलरी। अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे बाकी। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन्होंने कितना रेंट पेमेंट करा है देखिए। ही स्पेंड ₹14,000 पर मंथ एज रेंट, 14,000 रुपये रेंट देता है जहाँ घर में रहता है। तो 14,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा, 14,000 इंटू 12 और माइनस 10% ऑफ सैलरी, 8,50,000 का 10%, 168 माइनस 85, 1 2 3, 83,000 आ रहा है डिफरेंस। फिर 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि मेट्रो सिटी है इसलिए 50%, कोई अदर सिटी रहता है तो 40% लेते हैं। 8,50,000 का 50%, 4,25,000। इन तीनों में से जो कम हो उसको लेंगे। तो कम है आपका 83,000, तो 83,000 यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1,20,000 में 83 माइनस करें, 1,20,000 में 83 माइनस करेंगे तो 37 आएगा। इसको बोलेंगे टैक्सेबल HRA। तो वर्किंग नोट नंबर 1 था, वहाँ पर लिख देना है 37,000 हो गया। तो ये तो था आपका HRA का वैल्यूएशन। एक और रह गया है लास्ट में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करते हैं। दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पैसे जमा करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं देखते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये देखेंगे। तो रूल क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपके सैलरी के 12% से ज़्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, 14.5% ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका मतलब 12 से कितना ज़्यादा है, 2.5% ज़्यादा है। तो डायरेक्ट 2.5 निकाल दो। तो मैथ से कई तरीके से लिख सकते हो। पहले हम सैलरी निकाल लेंगे और फिर उसका 2.5% निकाल देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें सबसे पहले इसका रूल लिख दो। रूल क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। सैलरी के 12% से ज़्यादा है वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर सैलरी बराबर, सैलरी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, बेसिक सैलरी। इस वाले चैप्टर में हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है, उसको आपको याद रखना है। बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और फिक्स % ऑफ कमीशन। जो HRA में था सैलरी का मीनिंग वही यहाँ भी है। HRA में जो निकाले थे 7,20,000 बेसिक सैलरी, डियरनेस पे 1,20,000 और कमीशन है 10,000। तो टोटल मिलाकर आ रहा है 8,50,000। सो देयरफॉर अब बताइए 12% से अगर ज़्यादा, 12% से अगर ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है एम्प्लॉयर तो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर 14.5% ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब 2.5% ज़्यादा कर रहे हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2.5% ऑफ सैलरी। सो देयरफॉर 8,50,000 का 2.5%। अच्छा, हर क्वेश्चन में निकालने का तरीका अलग अलग, इसके पहले जो बनाए थे उसमें RPF ऐसा नहीं निकाले थे। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से निकालेंगे। और मैथ से तो अब किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। हम यहाँ एक बार सैलरी का 12% निकालते हैं, फिर एक बार 14.5% निकालते हैं, दोनों को माइनस करके लिखते हैं तो भी वही आता है। तो 8.5 लाख का 2.5%, 21,250।
यहाँ पर लिख दो 21 to 50। अब इन सबको जोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ क्यों नहीं लिए? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा रहता है तब टैक्सेबल होता है। तो क्वेश्चन में तो 9.5% ही मिल रहा है, इसलिए एग्जम्प्ट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है, सबको जोड़ दीजिए। 720 10 120 32 12 37 50 21 to 50 सबको जोड़ेंगे। जोड़ने पर आ रहा है 10,02,250, इसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी। इसमें लेस करेंगे, डिडक्शन माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और उसमें 50,000 रुपये आपको माइनस करना है। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो तब माइनस करते जब ये गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय होता। 9,52,250, इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 डन। तो देख रहे हैं अब कितना सिंपल तरीके से बन जाता है, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो इसमें बस दो ही तो रूल था, एक तो वो पर क्यूजिट्स वाला, पर क्यूजिट्स के तौर पर अगर एम्प्लॉयर आपका इनकम टैक्स पेमेंट करता है तो एग्जम्प्ट होता है, और आपके कहने पर करेगा, ये एग्रीमेंट के हिसाब से करेगा तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। आपके बिहाफ में जो भी पेमेंट करेगा, चाहे इंश्योरेंस के पैसे हो, फ़ी के पैसे हो या आप टैक्स के पैसे हो, अगर आपके बिहाफ में आपके बदले में पेमेंट कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होता है। बट ये इन्होंने फैसिलिटी दे रहा है, खुद ही फैसिलिटी दे रखा है एम्प्लॉयर ने, पर क्यूजिट दे रखा है। पर क्यूजिट मतलब फैसिलिटी दे रखा है एम्प्लॉय को कि आपका इनकम टैक्स पेमेंट कर देगा, तो इसलिए ये एग्जम्प्ट होता है। लेकिन सिर्फ ये इनकम टैक्स के लिए ही ये वाला रूल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।